आज फिर रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन बहू मेघा अभी तक घर नहीं आई थी। कोमल जी उसके इंतज़ार में कब से अंदर बाहर हो रही थी। बीच बीच में अपने 7 वर्षीय पोते मनु को भी देख कर आ रही थी, जो कि अपनी मम्मी को याद करते हुए सो चुका था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से मेघा बाहर निकल कर आई। उसके घर की रिंग बजाने से पहले ही कोमल जी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर मेघा मुंह बिगाड़ते हुए अंदर आई। तब कोमल जी ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाती हुई मेघा से सवाल किया, बहू, आज फिर तुम लेट आई हो। कम से कम ख्याल तो रखो कि मनु तुम्हारा इंतज़ार करता होगा। वो छोटा बच्चा तो अपनी माँ को देखने को भी तरस गया है आजकल। अरे, पिता नहीं है उसके, लेकिन कम से कम माँ होने के नाते तुम थोड़ा ध्यान तो रखो उसका। और कौन था वो जिसके साथ तुम आई हो? सुनकर नेहा का दिमाग खराब हो गया। आजकल वैसे भी वो कहाँ किसी के कहे में थी। उसने पलट कर कहा, मम्मी जी, मैं कभी भी आऊँ और किसी के भी साथ आऊँ, आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की एक सदस्य हूँ। क्या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है? कोमल जी ने कहा। सुनकर मेघा पलटते हुए बोली, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मम्मी जी, ये घर मेरे पति ने खरीदा था, इस पर मेरा हक है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। निकलिए आप यहाँ से, अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अचानक अपनी बहू मेघा के मुंह से ये बातें सुनकर कोमल जी के पैर वहीं के वहीं थम गए। बहू, ये तू क्या कह रही है? अगर तू मुझे घर से निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। कोमल जी बहू मेघा के सामने आंखों में आंसू लाकर बोली, तो मैं क्या करूँ? बहुत सारे वृद्धाश्रम है शहर में, वहाँ जाकर रह लीजिए। आपकी पूरी ज़िंदगी भर का ठेका मैंने नहीं ले रखा। मेघा कठोर बनते हुए बोली, बहू, ऐसा मत बोल। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और मनु के अलावा है ही कौन? मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम लोगों के भरोसे मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी जी लूँगी, पर मुझे घर से मत निकाल। मैं कहाँ जाऊँगी? कोमल जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बस बहुत हो गया। मैंने आपके बेटे से शादी की थी, आपका ज़िंदगी भर का ठेका मेरे सर पर नहीं लिया था। आपका बेटा अब इस दुनिया से जा चुका है, तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो? पर बहू, ये घर तो मेरे बेटे ने अपनी कमाई से ख़रीदा था, तू मुझे इसमें से कैसे निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। आपके बेटे ने ये घर अपनी कमाई से ख़रीदा था और ये घर उसके नाम पर ही था। अब उसकी विधवा होने के नाते ये घर मेरा है, इसीलिए चुपचाप निकल यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कहते हुए मेघा ने कोमल जी का बाँह पकड़ी और ज़बरदस्ती खींचते हुए उन्हें घर के दरवाजे पर ले आई और ज़बरदस्ती बाहर ढकेलते हुए घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कोमल जी काफ़ी देर तक वहाँ दरवाज़ा खटखटाते हुए मेघा से दरवाज़ा खोलने की विनती करती रही, लेकिन मेघा ने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, आस पड़ोस की भीड़ ज़रूर इकट्ठी हो गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक कोमल जी घर के दरवाजे के बाहर ही बैठी रही, पर मेघा ने इतनी संग दिल हो चुकी थी कि उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अब रात के 12 बज रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। धीरे धीरे भीड़ भी छट चुकी थी। आखिर कौन इस पछड़े में पड़ना चाहे? आजकल किसके पास इतना वक्त है? लेकिन पड़ोस में रहने वाली कोमल जी की सहेली सुधा और उनका बेटा मनन उनके पास आए और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए। उन्हें घर ले आने के बावजूद भी कोमल जी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तब सुधा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, कोमल, कब तक रोती रहोगी? थोड़ी हिम्मत रखो। तुम्हारे मायके फ़ोन कर देते हैं, तुम्हारा भाई या भतीजा तुम्हें लेने आ जाएगा। सुधा, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सज़ा मिली? बेटे के इस दुनिया से जाते ही मैं तो बेघर हो गई। मेरे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं है। बहू ऐसा करेगी, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी।
मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोमल जी रोते हुए सुधा जी से बोली, आंटी, आप पहले रोना बंद कीजिए और ये पानी पीजिए। फिर मम्मी कह रही है ना, वैसे ही आपके मायके फ़ोन कर देंगे। आपका भाई और उनका बेटा तो बहुत अच्छे हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अपने आप को बेघर तो मत कहिए। सुधा जी का बेटा मनन उन्हें समझाते हुए बोला, हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है मुझे। क्या एक माँ अपने बेटे की कमाई पर कोई हक नहीं रखती? उसके मरते ही उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी की हो गई। भला ये कैसा कानून है? कोमल जी रोते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से सुधा जी और मनन ने उन्हें समझाया। काफ़ी देर तक वो यूं ही मौन रही। तब सुधा जी के समझाने पर वो आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे ही उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी याद आने लगी। कितनी खुशहाल ज़िंदगी थी उनकी। उनका विवाह संयुक्त परिवार में हुआ था। घर में सास ससुर, 2 जेठ जेठानी, उनके बच्चे, पति, वो और उनका छोटा सा बेटा पवन। पति पारिवारिक व्यवहार में ही अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन घर आते समय उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से कूच कर गए। वो दुनिया से क्या गए, ससुराल वालों ने मुंह फेर लिया और 15 दिन होते ही उन्हें उनके भाई के साथ भेज दिया और उन्हें कोई हिस्सा भी नहीं दिया गया। और उस समय उन्होंने अपने हिस्से के लिए लड़ा भी नहीं। तब कोमल जी को उनके बड़े भाई ने ही संभाला था। उनका भाग्य अच्छा था कि उनकी भाभी ने भी पूरा सपोर्ट किया था। अपनी शादी के पहले उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। यहाँ आने के बाद उनके भैया ने उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया और एक स्कूल में उनकी नौकरी लगवा दी। नौकरी लगने के बाद भैया भाभी के मना करने के बावजूद भी वो घर के पास ही एक किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई और अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाने लगी। पवन भी पढ़ने में अच्छा था। जब वो बड़ा हुआ तो पढ़ लिख कर उसने एक एमएनसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी करने के बाद काफ़ी देखभाल कर मेघा के साथ कोमल जी ने उसकी शादी करवा दी। मेघा भी बहुत जल्दी इस घर में रच बस गई थी। 2 साल बाद वो बेटे मनु की माँ भी बन गई। अब घर के अधिकतर सारे खर्चे पवन ही उठाता था और कोमल जी की सैलरी सेविंग के तौर पर सेव हो जाती थी। पर एक कमी हमेशा होती थी कि उनका अपना खुद का कोई घर नहीं था। वो लोग किराए के घर में ही रह रहे थे। तब 1 साल पहले पवन ने अपना खुद का मकान खरीदा था, जिसमें कोमल जी ने भी अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी। जब मकान खरीदने की बात आई थी तो पवन मकान कोमल जी के नाम से ही खरीदना चाहता था, पर कोमल जी ने मना कर दिया, ये कहकर कि मकान मेरे नाम से खरीदो या तुम्हारे नाम से, रहना तो हमें एक साथ ही है। लेकिन अभी 7 महीने पहले पवन जब ऑफिस में था तो कार्डियक अरेस्ट के कारण वो वहीं ख़त्म हो गया। तब मेघा और मनु का रो रो कर बुरा हाल था। कोमल जी ने भी अपना इकलौता बेटा खोया था, लेकिन अपनी बहू और पोते के कारण उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया। लेकिन अब ज़िंदगी तो जीनी ही थी। मेघा पढ़ी लिखी थी तो 1.25 महीने होते होते उसने एक बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली। कोमल जी ने हर मोड़ पर मेघा का साथ दिया। घर का काम भी दोनों सास बहू मिलकर कर लेती थी। पीछे से कोमल जी मनु को संभालती। उन्होंने मेघा के पहनने ओढ़ने को लेकर भी कभी टोका टोकी नहीं की। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद मेघा के स्वभाव में फ़र्क आने लगा। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन से मेघा लेट आने लगी थी, और लेट भी आती तो हमेशा किसी न किसी लड़के के साथ आती। अब तो आस पड़ोस में भी बातें होने लगी थी। कोमल जी उससे पूछने की कोशिश करती तो वो भड़क जाती। उन्होंने मेघा को यहाँ तक भी कहा कि अगर वो शादी करना चाहती है तो बेझिझक कर सकती है, मनु को वो संभाल लेगी। लेकिन मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में, लेकिन आज ये सब होगा इसकी तो कोमल जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते कब कोमल जी को नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी नींद खुली तो बाहर उनके भैया की आवाज़ आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो उन्हें देखते ही वो रो पड़ी। आखिर उनके भैया ने उन्हें हिम्मत बंधाई और उन्हें लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद
कोमल जी अपने भाई के परिवार के साथ बैठी हुई थी। तब कोमल जी बोली, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी? ससुराल से मुझे कुछ नहीं मिला और अब बेटा भी नहीं रहा। बेटे की संपत्ति से भी उसकी पत्नी ने मुझे बेदखल करके बाहर फेंक दिया, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और कहते कहते वो रोने लगी। तब उनका भतीजा बोला, बुआ, आप चाहो तो कानूनन उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले ही सकती हो। बेटा, पर कानून तो कहता है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसकी विधवा की ही हो जाती है। तो भला मुझे उस घर में कहाँ से हिस्सा मिलेगा? इसीलिए तो बहू ने मुझे उस घर से धक्के देकर निकाल दिया। कोमल जी उदास होते हुए बोली, बुआ, ये सिर्फ एक अधूरा ज्ञान है। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि यदि शादीशुदा बेटे की मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी विधवा पत्नी को मिलती है तो वो माता पिता को घर से बेघर नहीं कर सकती है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके भतीजे ने उन्हें समझाया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? कोमल जी हैरानी से बोली, क्यों नहीं हो सकता बुआ? हिम्मत करोगी तो बिल्कुल होगा। अपने पति के संपत्ति में आपने हिस्सा छोड़ दिया, लड़े तक नहीं, लेकिन क्या बेटे की संपत्ति भी यूं ही हाथ से जाने देंगे? जबकि आपकी बहू के लक्षण ऐसे नहीं लग रहे कि वो मकान भी वो संभाल पाएगी। इसीलिए लड़ो। आखिर अपने भतीजी की बात कोमल जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने उसकी मदद से मेघा पर केस फाइल कर दिया। जब मेघा को पता चला तो वो तिरमिरा कर रह गई। उसने भी अपनी तरफ से वकील हायर किया, क्योंकि वो मकान में कोमल जी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती थी। आखिर 1 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद फैसला कोमल जी के हक में आया और मेघा को पवन के प्रॉपर्टी में से कोमल जी को भी हिस्सा देना पड़ा। अब कोमल जी उसी मकान में रहती थी और उन्होंने वहीं पास के पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया, जिससे वो अपना खर्चा भी आराम से उठा सकती थी। मेघा अभी भी चिड़चिड़ाती थी, लेकिन कोमल जी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मेघा ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि जानती थी कि जो माँ अपने बेटे की प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट तक पहुँच सकती है, वो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखती है।